हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज जैसे ही पिछले हम लोग टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, रेलवे के लिए है, एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी, अन्य जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उनके लिए यह प्रैक्टिस सेट बड़े ही लाभदायक है, उपयोगी है। छात्रों, आज भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, जो कि प्राचीन इतिहास का है। सबसे पहले प्रथम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है छात्रों, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। प्रश्न क्या है? भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। क्योंकि लोहे के पहले हम लोग, हमारी जो सभ्यता थी वो तांबे पर थी। तांबा और टीन इनको मिला के हम लोग कांसा बनाते थे, तो कांस्य युगीन थी। लेकिन तांबा हमारे द्वारा सबसे पहला खोजा गया धातु था। लेकिन चलते हैं, इस सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप लोग शेयर करते रहिए अपने अपने ग्रुप में प्लीज। पहला है चित्रित धूसर मृद भाड़ों के साथ। दूसरा है काले और लाल मृद भाड़ों के साथ। तीसरा ऑप्शन है बच्चों गेरू रंग के मृद भाड़ों के साथ। और चौथा ऑप्शन है आपके पास में उत्तरी काली पॉलिश वाले मृद भाड़ों के साथ में। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन दे रहा है। आप लोग प्लीज कमेंट अपने करते रहिएगा ध्यान से। पहला राइट आंसर है, फर्स्ट राइट आंसर आपके पास में चित्रित धूसर मृद भाड़ों के साथ में पहला आंसर है। अपने साथ आप लोग नोट, रफ और पेन दोनों रखिए, ताकि आप उनके आंसर लिखते भी चले जाएं। कंटिन्यू, आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अगले सवाल की तरफ चलते बच्चों। छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? छठी शताब्दी ईसा पूर्व, ईसा के जन्म के 600 पूर्व की बात कर रहा है। मगध में पहला ऑप्शन है आपके पास तांबा, दूसरा है टिन, तीसरा है लेड, चौथा ऑप्शन है बच्चों लौह या लोहा। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के बाद लोहे की खोज हुई। कब हुई बच्चों? उत्तर वैदिक काल के बाद लोहे की खोज हुई। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब हमें लोहे का ज्ञान हुआ या लोहे की खोज हुई, इसके बाद हमने जंगलों को सफाया किया, उनसे बनी हुई जो धारदार हथियार थे उनसे जंगल सफाया किया, और इस तरह से खेती ज़्यादा से ज़्यादा की गई और संपन्नता अपने आप आती चली गई। तो इसमें से देखते हैं, छठी शताब्दी ईसा पूर्व सबसे पहले खोज की गई बच्चों। राइट आंसर है फोर्थ, लोहा। किसकी हुई बच्चों? लोह की या लोहे की। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों हम लोग। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी है? ध्यान से समझिएगा, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी है? पहला आंसर है बच्चों बिंदुसार, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है बिंबिसार। देखिए, दो आपके पास में लगभग एक जैसे नाम मिलते हैं, बिंदुसार और बिंबिसार। और चौथा ऑप्शन है बच्चों वासुदेव। तो राइट आंसर की तरफ चलिए आप लोग। सबसे पहले थे बिंबिसार थे। बिंबिसार हर्यक वंश के राजा थे। प्लीज आप लोग नोट्स भी करते रहिए। बिंबिसार कौन थे बच्चों? हर्यक वंश के राजा थे, और इनके पुत्र का नाम अजातशत्रु था। तो पहले मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी बच्चों? वो थे हर्यक वंश के राजा बिंबिसार थे। बहुत बढ़िया। बिंदुसार के बारे में एक कथा प्रचलित है कि बिंदुसार जब अपने माँ के गर्भ में थे, तो उनके राज्य के लोगों ने या उनकी जो दासियां हैं और उनके, क्योंकि उन्हें राजा नहीं बनाना चाहते थे बिंदुसार को, जो अपनी माँ के गर्भ में थे, तो उन्हें जहर दे दिया गया था। लेकिन उस समय पर आचार्य चाणक्य ने अपने जो उनके चिकित्सक थे उनकी मदद से उनको जन्म के पहले, जब जन्म होना था, जो नियत समय था, उसके पहले ही उनके ऑपरेशन करके निकाल लिया गया था। तो इसलिए उनको बिंदु एक जगह से फाड़ के निकाला गया था, इसलिए उनका नाम बिंदुसार पड़ा था। अगले सवाल की तरफ चलते बच्चों हम लोग। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? पहला आंसर है बच्चों डेरियस, दूसरा है साइरस, तीसरा ऑप्शन है सुकरात, चौथा है बच्चों अरस्तु। राइट आंसर की तरफ चलिए आप लोग। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। क्या था बच्चों? अरस्तु। एक सीरीज आप लोग लिख लीजिए, अक्सर एग्जाम पे आता है।
गुरु और शिष्य का एक जोड़ा आता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सुकरात की। सुकरात के जो शिष्य थे उनका नाम था प्लूटो। अब प्लूटो के शिष्य का नाम था अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य का नाम सिकंदर। इस तरह से क्रम आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। प्लूटो का कथन है, प्लूटो ने अपने आश्रम के, अपने विद्यालय के बाहर लिखवा दिया था, जिसे गणित का ज्ञान नहीं है वो मेरे विद्यालय में प्रवेश ना करे। इस लाइन को पढ़ करके जब सुकरात ने इस लाइन को पढ़ा तो उन्होंने कहा, यह ऐसी गाय का बछड़ा है जो कि अपने माँ का दूध तो पी लेता है और दूध पीने के बाद उसे लात मार देता है। यह कथन सुकरात ने अपने शिष्य प्लूटो के लिए कहा था। तो बच्चों अक्सर कभी कभी यह स्टेटमेंट भी आ जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, लिख भी लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है बच्चों, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? ध्यान से देखिए बच्चों, प्राचीन काल की बात करता है तो पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है बच्चों पाली, तीसरा है ब्राह्मी और चौथा ऑप्शन है खरोष्टी। राइट आंसर की तरफ चलिए आप लोग। भाषा और लिपि में बहुत बड़ा अंतर होता है बच्चों। भाषा अलग होता है, लिपि अलग होती है, ये ध्यान से समझिएगा आप लोग। लिखने का तरीका लिपि कहलाती है, जब उस पर हम टोटली बोलते हैं, शब्द का उस जो सामंजस्य स्थापित करते हैं वह वो भाषा कहलाती है। जैसे हिंदी हमारी भाषा है, लेकिन लिखने की वो जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। क्या है बच्चों? लिपि और भाषा में प्रॉपर अंतर समझ के रखिएगा आप लोग। तो पहला ही आंसर है, प्राचीन काल के स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा संस्कृत भाषा थी। प्लीज बच्चों कमेंट भी करते रहिएगा, अपने अपने ग्रुप में शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। हेरोडोटस को माना जाता है, पहला ऑप्शन है बच्चों इतिहास का जनक, दूसरा है भूगोल का जनक, तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक शास्त्र का जनक और चौथा है बच्चों दर्शन शास्त्र का जनक। ध्यान से देखिएगा आप लोग। मेरा यह मानना है कि एक सवाल से आपको ऐसा नहीं कि एक ही सवाल तुरंत रट्टू तोते की तरह आगे बढ़ती चली जाएगी। प्रॉपर उस पर ध्यान से समझिए, ताकि एक बार पढ़ें तो वह कुछ दिन के लिए याद करते, क्योंकि हमारा याद करने का जो चक्र होता है वो बच्चों घंटे की सुई की तरह दौड़ता है, और लेकिन भूलने का क्रम सेकंड की सुई की तरह चलता है। इसलिए हमें याद करने का क्रम इस तरह से प्रॉपर करना चाहिए कि याद जो हो वो भूले ना। हेरोडोटस को माना जाता है, राइट आंसर पहला ही आंसर बच्चों इतिहास का जनक। आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, जब हम डेल्टा की बात करते हैं तो डेल्टा अलग अलग तरह के होते हैं। डेल्टा वास्तव में होता क्या है, जो नदी अपने साथ में जो मिट्टी के छोटे छोटे कण और भी जो चीजें लेके समुद्र की तरफ जाती है, वहां पे मिलने के बाद जो निक्षेप चारों तरफ फैल जाता है और पानी नदी की जो धारा अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, बीच में टीला बन जाता है, ऐसे भाग को डेल्टा कहते हैं। नील नदी के मुहाने को देख करके हेरोडोटस ने पहली बार डेल्टा नाम दिया। तो बच्चों क्या कह रहे हैं, नील नदी के मुहाने को देख करके हेरोडोटस ने उसे डेल्टा नाम दिया और हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला सवाल आप लोग देखिएगा ध्यान से। अलेक्जेंडर या सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी, बड़ा ही फेमस युद्ध था। आज इतिहास में यह आज भी याद रखा जाता है। पोरस भी एक महान शासक थे और सिकंदर भी महान योद्धा और शासक थे। तो पहला युद्ध था बच्चों हाइडेस्पिसीज का युद्ध, दूसरा है झेलम, तीसरा है पानीपत, चौथा है बच्चों तराइन का युद्ध। तो पहले ध्यान से समझिएगा, पहला ही राइट आंसर है बच्चों हाइडेस्पिसीज का युद्ध, जिसमें अलेक्जेंडर और पोरस के बीच युद्ध लड़ा और इसमें सिकंदर की विजय हुई। पानीपत का युद्ध आपने देखा है, पानीपत में पानीपत के भी अलग अलग युद्ध होते चले गए और तराइन के भी युद्ध अलग अलग होते चले गए। नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल की तरफ चलते बच्चों। जब इन विषय पे बात आएगी तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है? यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है? तो पहला आंसर बच्चों सूक्ति संग्रह, दूसरा है मूसा संहिता, तीसरा है त्रिपिटक और चौथा है जेंद अवेस्ता। यहूदियों की बात करते हैं,
तीन धर्म लगभग एक जैसे ही हैं और उन्हें इब्राहिमिक धर्म के नाम से जाना जाता है। जैसे यहूदियों में उनके संस्थापक को मूसा कहते हैं। आगे हम आ जाते हैं ईसाइयत में तो ईसा, और इस्लाम की बात करते हैं तो वहां पे किसका नाम आता है? पैगंबर हजरत मोहम्मद का नाम आता है। तो इनके लगभग तीनों एक जगह ही हैं। चलिए बात करते हैं यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम। तो उनके पाठ का नाम है बच्चों जिंद अवेस्ता है, राइट आंसर है। त्रिपिटक आप लोग जानते ही हैं, त्रिपिटक किसमें है? त्रिपिटक जो है धम्म, या मैं कहूं कि यह है बौद्ध धर्म से संबंधित है। सूत पिटक, विनय पिटक। आगे बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित मगध का राजवंशों को काल क्रमानुसार लिखिए। तो पहला आंसर बच्चों उनका काल क्रम आपको करना है 4 2 3 1 इस तरह से कंटिन्यू लिखा है। हमें यदि उनके क्रम पता है तो आसानी से हम ऐसे सवाल कर सकते हैं, और ऐसे सवाल हमें जब तक क्रम पता नहीं है तो गलत होने के ज़्यादातर चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं नंद, शिशुनाग, मौर्य, हर्यक। तो राइट आंसर की तरफ चलते बच्चे, पहला था हर्यक, हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर देखिए जहां से 4 चालू हो रहा है। हर्यक के बाद आए बच्चों शिशुनाग। तो 4 2 देख लीजिए किसमें है 4 2, दो ऑप्शन है जो कि 4 2 दिख रहे हैं, लेकिन अगला नेक्स्ट जो है वही आपका निर्णायक साबित होगा। तो हर्यक, शिशुनाग और नंद। तो 4 2 1, और नेक्स्ट आ गया आपके पास में मौर्य, क्योंकि नंद वंश घनानंद को ही मार करके मौर्य वंश जो है स्थापित हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आया था। तो बच्चों क्या आ गया आंसर? 4 2 1 3। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। महाभाष्य लिखा गया, पहला है गार्गी ने, दूसरा है मनु ने, तीसरा है बाणभट्ट ने, बाण ने या बाणभट्ट, और चौथा है बच्चों पतंजलि ने। तो महाभाष्य लिखा है पतंजलि ने, और पतंजलि क्या थे? चिकित्सक भी थे। तो और संस्कृत के महान विद्वान थे पतंजलि। तो महाभाष्य की रचना किसने की थी बच्चों? पतंजलि ने की थी। गार्गी के बारे में आप जानते हैं, याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में संवाद हुआ था। गार्गी हमारे मैं कहूँ प्राचीन काल की संस्कृत की विदुषी महिला थी। इनका इतिहास में नाम आता है, जैसे अपाला है, घोषा है, गार्गी है, मैत्री है, इन सभी का नाम आता है। बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित नामों में प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय, या मैं ये साफ सुथरे एक सिंपल लाइन में जान लीजिए कि जितने क्रम है इनमें से 3 कौन से चिकित्सक थे? तो पहला ऑप्शन है चरक, सुषुप्त। चरक और सुषुप्त दोनों चिकित्सक थे, लेकिन भरत नहीं थे। भरत नाट्य शास्त्र के ज्ञाता थे। अगले ऑप्शन की तरफ आइए बच्चे, चरक, सुश्रुत और पतंजलि। राइट आंसर यही है, चरक, सुश्रुत और पतंजलि। नेक्स्ट ऑप्शन चरक, सुश्रुत, वाग्भट। वाग्भट नहीं है। चरक, वात्स्यायन और वाग्भट। इसमें वात्स्यायन और वाग्भट दोनों नहीं है। तो वाग्भट हैं लेकिन वात्स्यायन नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो गया बच्चों? चरक, सुश्रुत और पतंजलि राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलिए बच्चों। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? पहला ऑप्शन है संस्कृत, पाली, ब्राह्मी और खरोष्टी। राइट आंसर है बच्चों संस्कृत, इसका राइट आंसर है। शेयर करते रहिए अपने ग्रुप में प्लीज, और कमेंट भी करते रहिए जिन्हें अच्छा लग रहा है, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता है। अगले वीडियो और भी रुचिकर बनाएंगे हम लोग। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते बच्चों। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर निम्नलिखित में कौन बैठा था? क्या ऑप्शन है बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर निम्नलिखित में कौन बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो कहां के शासक थे? मगध के शासक थे, और उनके पुत्र का नाम था बच्चों बिंदुसार था। तो उनके बाद शासन पे कौन बैठेगा? बिंदुसार। बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, और अशोक इसके बाद शासक बने। तो राइट आंसर क्या हो गया बच्चों? बिंदुसार बनेगा। और बिंबिसार जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है, बिंबिसार कौन थे? हर्यक वंश के राजा थे, प्रथम राजा हर्यक वंश के मगध के थे। और विष्णुगुप्त चाणक्य को कहते हैं। अशोक के बारे में जानते ही हैं आप। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहूदियों को भारत में से बाहर किसने निकाला? वही जैसे हम बात, चाहे अलेक्जेंडर हो, चाहे वह निकेटर हो, वो सभी यहूदी ही थे। तो यहूदियों को भारत से बाहर किसने निकाला? तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त। यहीं पे देखिएगा बच्चे फंसते हैं। यहूदी शब्द आया क्योंकि उनका नाम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चाहे वो सिकंदर जानते थे या और लोगों को, लेकिन ये नहीं जानते थे सामान्य लोग कि यहूदी थे वो।
तो पहला ऑप्शन बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तीसरा है अशोक, चौथा है बिंदुसार। तो राइट आंसर है बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा करके और उनकी पुत्री से विवाह किया था, जिसमें उनके बीच समझौता हुआ। ईरान तक उनकी सेना को उन्होंने पीछे खदेड़ दिया था। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते बच्चों। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां थी? पहला ऑप्शन है बच्चों उज्जैनी, महाकाल की नगरी उज्जैनी है। दूसरा है पुष्प कलावती, और तीसरा है तक्षशिला, चौथा है राजगृह। राइट आंसर की तरफ चलते बच्चों तक्षशिला। जिस समय पे तक्षशिला में अशांति थी, उस समय पर उज्जैनी का जो राज्यपाल था वो कौन था? अशोक था। अशोक गए और तक्षशिला में जो अशांति थी उस अशांति को उन्होंने दूर कर दिया। अगले सवाल की तरफ चलते बच्चों। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां गुजारे? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में उस समय अकाल पड़ा, और अकाल इतना ज्यादा था कि गुरुओं ने कहा कि आप जो है समाधि लीजिए या कि तपस्या कीजिए। तो उस तपस्या करने के लिए अंतिम दिनों में वे श्रवणबेलगोला, जो कि वर्तमान में कर्नाटक में है। तो राइट आंसर ही हमने बता दिया आपको। पहला ऑप्शन है काशी, पाटलिपुत्र, उज्जैनी। तो राइट आंसर दक्षिण भारत कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय गुजारे थे। अगले सवाल की तरफ चलते बच्चों। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन कौन सा है? तो पहला ऑप्शन, ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, देखने में कठिन लग रहा है, थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा तभी सही हो पाएगा। बच्चे इसमें गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। पहला है प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, दूसरा है केंद्रीय कृत एकाधिपत्य, तीसरा है बच्चों प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन, चौथा है निर्देशित लोकतंत्र। लोकतंत्र तो था नहीं, तो पहला ही राइट हो गया। केंद्रीय की शासन एकाधिपत्य लगभग था, लेकिन अलग अलग राज्यों की अपनी स्वतंत्र सेनाएं थी। तो राइट आंसर है बच्चों प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, ये राइट आंसर है, क्योंकि उस समय पर अशोक जो है धर्म को स्वीकार कर चुके थे और वे न्यायप्रिय तथा धर्म के अनुसार शासन चलाना चाहते थे। तो पहला हो गया बच्चों प्रबुद्ध और स्वेच्छाचारी शासन, राइट आंसर है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग ये बहुत सारे एग्जाम में आया है, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, रेलवे और अन्य एग्जाम में भी आ चुका है ये। नेक्स्ट सवाल की तरफ चल रहे बच्चों। अशोक की प्रशासनिक जाति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? अशोक की प्रशासनिक जाति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो तीसरी बौद्ध परिषद, कलिंग युद्ध, बौद्ध धर्म को अपनाना और मिशनरी को सिलोन भेजना। देखिए बच्चों राइट आंसर की तरफ चलते हैं हम लोग। कलिंग युद्ध की बात करते हैं। अशोक का जब कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध में भारी रक्तपात हुआ। उस रक्तपात को देख करके अशोक के मन में ग्लानि पैदा हुई, और वही ग्लानि ही उनके धर्म परिवर्तन का प्रमुख कारण भी थी। तो राइट आंसर अशोक की प्रशासनिक जो जाति है, मैं कहूँ कि उसमें सब में परिवर्तन होने का सबसे प्रमुख कारण था कलिंग युद्ध की बात करता है वो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। देवा नाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय, देवा नाम प्रियदर्शी, थोड़ा सा यहाँ पे अक्सर एग्जाम पे आता है। आपने मैं कहूँ इंदिरा गांधी जी को भी प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था, और यह नाम गोविंद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें यह नाम दिया था, प्रियदर्शी। तो कभी कभी एग्जाम पे अशोक और दोनों का नाम आता है तो अक्सर लोग गलत कर देते हैं। देवा नाम प्रियदर्शी। तो पहला है मौर्य राजा अशोक, दूसरा है मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है गौतम बुद्ध, और चौथा है बच्चों भगवान महावीर। तो राइट आंसर है राजा अशोक। मौर्य का नाम, सम्राट अशोक का नाम देवा नाम प्रियदर्शी में आता है। 1837 में यह खोजा गया था। अगले ऑप्शन की तरफ चलते बच्चों। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया, या जब वो परिवर्तित हुए धम्म को उन्होंने स्वीकार किया तो उस समय पर कौन हुआ? तो कहते हैं पहला रॉक एडिट दूसरा, या शिलालेख दूसरा, चौथा 6 या 13। तो 13वां शिलालेख, कलिंग युद्ध में वह 13वां शिलालेख है
जिसमें अशोक का धर्म परिवर्तन होता है और वहां से उन्होंने बहुत सारी चीजें उसमें लिखवाई। अगले सवाल की तरफ चलते बच्चों, किस शिलालेख में, किस शिला राजदेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों के उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की? मास्की राजादेश, शिला राजदेश 13, शिला राजादेश 11 और शिला राजदेश 10। तो इसमें 13वां शिलालेख था जिसमें उन्होंने कलिंग युद्ध के हताहतों के बारे में लिखा और धम्म स्वीकार किया उन्होंने। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, कौन सा था? पहला है कौटिल्य, दूसरा है सेल्यूकस निकेटर, थर्ड ऑप्शन है बच्चों मेगास्थनीज और चौथा ऑप्शन है जस्टिन। राइट आंसर की तरफ चलते हैं बच्चों, आप लोग कमेंट भी करते रहिए। कौटिल्य के बारे में जानते हैं, भारतीय थे, यूनानी नहीं थे। और कौटिल्य की पुस्तक का नाम, जो प्रसिद्ध पुस्तक थी उनकी, अर्थशास्त्र थी। था नाम तो अर्थशास्त्र था, लेकिन उसमें अर्थशास्त्र के बारे में बिल्कुल नहीं, ज़्यादातर उन्होंने राजनीति शास्त्र के बारे में ही लिखा था कौटिल्य ने। तो दूसरा ऑप्शन है सेल्यूकस निकेटर, निकेटर योद्धा था, राजदूत नहीं था। तीसरा ऑप्शन है बच्चों मेगास्थनीज। राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज थे। और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था बच्चों? इंडिका था, जो कि इतिहास के लिए ही साक्ष्य मानी जाती है, मौर्य शासन के लिए। अगले सवाल की तरफ चलते बच्चों, इंडिका किसने लिखी? सवाल ही आ गया। आई सिंह ने, मेगास्थनीज ने, फाहियान ने, वेहनसांग ने। तो राइट आंसर क्या है बच्चों? मेगास्थनीज। इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? क्या सवाल है बच्चों? मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है सिकंदर, दूसरा है मेगास्थनीज, तीसरा है प्लूटो, चौथा है अरस्तु। राइट आंसर बच्चों मेगास्थनीज राइट आंसर है। इनकी पुस्तक का नाम था इंडिका। अरस्तु के बारे में आप जानते हैं, अरस्तु, प्लेटो और सिकंदर। तो अरस्तु के गुरु, अरस्तु के शिष्य का नाम था प्लेटो और प्लेटो के शिष्य का नाम सिकंदर था। एक बार अरस्तु के, सॉरी गलती हो गई, सुकरात के शिष्य का नाम था प्लेटो और प्लेटो के शिष्य का नाम था अरस्तु, अरस्तु के शिष्य का नाम था सिकंदर। एक बार एक छोटा सा वृत्तांत मैं बताना चाहता हूं आपसे। एक बार सुकरात जेल में थे, तो प्लेटो ने उन्हें, राज्य में आदेश मिला, राजा ने आदेश दिया कि इसे जहर का प्याला दिया जाए। जहर का प्याला पीने के लिए सुकरात तैयार हो गए, लेकिन प्लेटो ने कहा कि मैं आपको बचा सकता हूं, आप प्याला मत पीजिए। तो सुकरात ने, उनके गुरु सुकरात ने कहा, यदि मैं प्याला नहीं पीता हूं और जिंदा भी रहता हूं तब भी मेरी मौत हो जाएगी, क्योंकि यदि मैं मरता हूं तो अमर हो जाऊंगा और जो मेरे लिखे गए किताब हैं, जो लिखी गई मेरी स्टेटमेंट है, वो अमर हो जाएंगे। इस तरह से उन्होंने जहर का प्याला पीने के लिए तैयार हो गए। नेक्स्ट सवाल अगले तरफ चलते बच्चों। थैंक यू। आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने ग्रुप में, ताकि हमारा और भी मनोबल बढ़े और वीडियो हम लेते आएँ। नेक्स्ट वीडियो आपके पास में एसएससी के लिए रहेगा, एसएससी के लिए, और ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी, बिहार पीसीएस सभी के लिए रहेगा। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।